फिर बाकी की सारी टीम भी आपको दिख रही होगी। आप जब भी यहाँ पे एंटर करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे ये कोड लगा रहा हूँ वैसे आप जस्ट ये कोड लगा के एंट्री ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस के साथ। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल कर रहे थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम। सो दिस वाज द क्वेश्चन वेयर वी लेफ्ट, ठीक है। तो अगेन देखो टाइमर आपका चल चुका है, टाइमर आज का चल चुका है। देखो उस टेस्ट वाले में, टेस्ट में मैं आपको बताता हूँ या किसी भी मैच में इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मेरा और गौतम गंभीर का सेम ही सिनेरियो चल रहा है। मतलब अगर किसी दिन मैंने इंडिया की ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो उस दिन इंडिया हार जाती है, और जिस दिन मैं बोलता हूँ कि हार जाएगी उस दिन मे भी शायद ड्रॉ हो जाए, शायद जीत जाता है। इस वजह से मैं कल बोल रहा था आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1.5 सेशन में ख़त्म हो जाना चाहिए, बट तो मैं मैथ्स वाले सेशन में थोड़ा बात करूँगा क्योंकि इस वाले सेशन में अपने पास अभी टाइम नहीं है। मैथ्स वाले सेशन में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूँगा और हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें मिल सकती है अगर हम चाहें तो। ऑप्शन तो ऋषभ का आंसर इनका आंसर आ रहा है ए, ठीक है। आइए, तो फाइनल वैल्यू इसमें पूछ रहा है और इनिशियल वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, होपफुली ये सबको समझ आ गया कि जो हम लोगों ने फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट की थी वो 2 आ गई थी। आइए फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं इसका। तो अगर हम इसका फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए फाइनल वैल्यू कैसी मिलेगी आपको। लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ठीक है, एस इंटू एफ ऑफ एस। तो जब आप ऐसा करोगे तो जस्ट आपको यहाँ पे पहले चेक करना है कि क्या फाइनल वैल्यू थ्योरम लगेगी भी या नहीं। तो जब आप इसमें एस से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो हमारा पर्पज सबसे पहले ये है कि इससे चेक करना 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7 क्या इस फंक्शन के सारे रूट्स LHP पे हैं। तो आप सभी लोगों ने होपफुली चेक कर लिया होगा कि ये जो फंक्शन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसके सारे रूट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ऑल द रूट्स आर लाइंग ऑन LHP, ठीक है। उसके बाद ही ये थ्योरम लगाएंगे। फिर जब ये LHP पे लाई कर होंगे आपने पुट करा होगा, आंसर आपको मिल गया होगा 2,0। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए। विद इन 1 मिनट यू शुड क्रैक दिस क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। फटाफट आंसर देते रहो यार, टाइमर भी आपको देखते रहना है। विद इन टाइम फ्रेम यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको फाइनल वैल्यू उसने 1 दे रखी है, ठीक है। तो एक सिग्नल दे रखा है, उस सिग्नल की फाइनल वैल्यू आपको 1 मेंशन कर रखी है। उसके बेसिस पे कुछ अननोन कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं लाप्लास इनवर्स इधर लेके चला जाऊँ तो ये डेटा किसका दे रखा है आपको, ये डेटा उसने मेंशन कर रखा है एफ ऑफ एस का। तो एफ ऑफ एस अगर आप यहाँ पे नोटिस करते केयरफुली, सो दिस एफ ऑफ एस इज मेंशनड एज 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस एस माइनस एस इंटू के माइनस 3। इतनी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। आपसे बोल रखा है फाइनल वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। एस आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाला एस एक कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस के माइनस 3। इसमें अभी आपको लिमिट लगानी बची हुई है। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट लगा दें एस टेंडिंग टू 0 तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है 1 अपॉन के माइनस 3 इक्वल टू 1, और के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है 4। आ गया ना सबका आंसर? यस, वेरी गुड। तो सभी लोगों ने इसका आंसर 4 निकाल लिया। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम के मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए ले लिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी करिए। इस क्वेश्चन में भी 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मत लेना। तो शुरू के जो 10 मिनट में जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन बहुत इजी नेचर के, जस्ट टू कवर ऑल द थिंग्स कि हमारा कोई चीज़ छूटने नहीं पाए थ्योरेटिकली। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा दिए। इस क्वेश्चन को भी पढ़िए और इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इनिशियल कंडीशन 0 मेंशन कर रखा है, रिस्पांस पूछा yt क्या होना चाहिए अगर इनपुट आपका है e⁻⁻2t ut। तो h ऑफ एस सभी लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। एक तरीके से ये आपका LTI सिस्टम का डेटा दे रखा है, यहाँ पे आपने इनपुट लगा रखा है, ये कोई सिस्टम है h ऑफ एस और यहाँ से yt आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ से ys की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ys विल बिकम x ऑफ s इंटू h ऑफ
एस, ऐसे ही तो कुछ मिलेगा। तो अगर यहाँ से आप वाई एस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक्स ऑफ एस देखो क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, e⁻⁻2t ut, मतलब ये आपको मिलेगा 1/s+2, करेक्ट। और जब आप ये यहाँ से h ऑफ एस लिखोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 2s+4 डिवाइडेड बाई s² प्लस 4s+3। तो ऊपर नीचे से s+2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद s² प्लस 4s+3, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप करोगे तो आपको सिंपली मिल जाना चाहिए 1/-1/s+3, ऐसा कुछ पार्शियल फ्रैक्शन मिलना चाहिए आपको। क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन की बात हो चुकी थी, इनिशियल कंडीशन का नाम उसने ले लिया था, तो आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा यूनिलैटरल की बात करनी चाहिए। अदरवाइज आप ऑप्शंस भी देखते तो ऑप्शंस में भी आपको हर जगह पे यूनिलैटरल का ही ऑप्शन दे रखा है। तो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा टेंशन होती नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन देख के अंदाजा लग जाता है कि कौन सा हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहिए था। बट क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर उसने इनिशियल कंडीशन वर्ड बोल दिया है, भले ही वो जीरो उसने दे रखी हो, अगर उसने बोल दिया तो आप हमेशा यूएलटी यूज़ करना। तो जब आप यहाँ पे यूएलटी लगाओगे तो आपको जो y ऑफ t यहाँ से मिलेगा दैट विल बी e⁻−t माइनस e⁻−3t, है ना, फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है। अब क्योंकि इनिशियल कंडीशन 0 थी तो आप इसमें चाहते हो तो ut भी अटैच कर सकते थे। समझ गए ना सभी लोग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को भी अप्लाई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये फाइनल आपका एक तरीके से बोल सकते हो कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को लिंक कर रहे हैं, और साथ के साथ आपके थोड़े बहुत लाप्लास के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस की तरह भी दिख रहे हैं। इसमें बोल रखा है LTI कॉजल कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम हैज रैशनल ट्रांसफर फंक्शन विद सिंपल पोल्स एट s इक्वल टू -2 और एक सिंपल जीरो भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। यूनिट स्टेप ut इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द सिस्टम एट स्टेडी स्टेट द आउटपुट हैज कांस्टेंट वैल्यू 1, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज 1। तो अगर आपने लाप्लास पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको h ऑफ s या कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अज्यूम करना है तो जो इसने डेटा दे रखा है वो तो ठीक है कि सिंपल पोस्ट ले लेंगे s+2 और s+4 पे, ठीक है, जीरो ले लेंगे s+1 पे, ये सब तो ठीक है। बट साथ में कांस्टेंट k अटैच करना मत भूलना। हो सकता है इस कांस्टेंट k को निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा डेटा हमको मेंशन कर रखा हो, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोगों ने ये जो सिंपल पोल्स मेंशन कर रखे थे s इक्वल टू 2 पे और s इक्वल टू -4 पे, और जो एक सिंपल जीरो मेंशन कर रखा था s इक्वल टू -1 पे, इनकी मदद से हम लोगों ने क्या किया, ये h ऑफ s बना लिया। फिर क्वेश्चन में बोल रखा है अ यूनिट स्टेप ut इज अप्लाइड एट द इनपुट। अब ये एक सिस्टम बना लो, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम अगर आप बना लेते हो h ऑफ s, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये हो गया आपका x ऑफ t और ये मिल गया आपको y ऑफ t। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से नोटिस करते तो x ऑफ t दे रखा था u ऑफ t, मतलब यहाँ से y s आपको कितना मिल जाता, hs डिवाइडेड बाई s। तो hs डिवाइडेड बाई s अगर आप लिख लेते हैं यहाँ से तो आपको मिलने वाला था s+1 डिवाइडेड बाई s इंटू s+3 s+4 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते k से, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते k से, ये हमें मिल जाता है यहाँ से ys। अब ys अगर हमें मिल चुका है, फिर अगला डेटा देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एट स्टडी स्टेट द आउटपुट हैज़ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1। स्टडी स्टेट का मतलब आउटपुट की फाइनल वैल्यू मेंशन कर रखी है, मतलब क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा है लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी yt, इसकी वैल्यू 1 है। या फिर इसको आप लिख सकते हो लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू ys, इसकी वैल्यू शायद उसने दे रखी है 1। बस कैलकुलेट करिए तो यहाँ से s और s कैंसिल हो जाएगा जब आप s मल्टीप्लाई करोगे। सो यू विल बी हैविंग s+1 इंटू k डिवाइडेड बाई s+3 इंटू s+4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ज़रा देखिए k की वैल्यू आपको कितनी मिल रही होगी, k/12 इक्वल टू 1, या फिर k की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए 12। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, k की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ गया। सिर्फ इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था, ताकि आप कभी भी अगर पोल जीरो को ट्रांसफर फंक्शन में मैप करते हैं तो पोल जीरो को ट्रांसफर फंक्शन में मैप करने के दौरान हमेशा एक k का कांस्टेंट बाहर रखिए। ये जो k का कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्वेश्चन में ये डेटा आपको अलग से मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार ये 12 मिल गया, फिर उसके बाद सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करना है, क्वेश्चन उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाना चाहिए। ये 12 इंटू s+1 डिवाइडेड बाई s+3 इंटू s+4। आई थिंक यही था आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन जो मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो आपने फाइनली मॉडिफाई करके कैलकुलेट किया। अब ये s+2 है नीचे, आई थिंक नीचे आपका s+2।
अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, s + 2 b/s+4। चलो यहाँ पे एक बार पुट कर लेते हैं s = -2। तो अगर हम लोग यहाँ पे s = -2 पुट कर लें तो ये मिलेगा -2 + 1 / 2, तो ये मिल जाएगा आपको -6/s+2। एक बार s = -4 आप पुट कर लो, ये मिलेगा -4 + 1 / -4 + 2। तो यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए, नीचे से 2 3 6 18 + 18 / s+4। ठीक है, ठीक है। तो आंसर चेक कर लो, कोई ऑप्शन दिख रहा है? क्वेश्चन में पूछा क्या? अप्लाइड एट द इनपुट द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज -6 और 18 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक सेकेंड, हमने शायद यहाँ पे 3 लिख दिया है, इसको 2 कर लेते हैं, जस्ट अ मिस्टेक, इसको सही कर लो। क्वेश्चन में 2 दे रखा है ना, तो ये k/8 हो जाएगा, k की वैल्यू 8 आ जाएगी, करेक्ट। अब कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये तो -8 आ गया, -4, और ये आपको मिल जाएगा 2 4 12। ठीक है, अब देखते हैं कोई ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो -4 + 12 सी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। समझ आ गया सभी को लॉजिक? सही बात है, k = 8 आ जाना चाहिए। तो k = अगर आपको 8 मिल जाएगा तो उस केस में आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके जस्ट आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो एक बार मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बता दो कि कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि जब भी आप पोल जीरो की ट्रांसफर फंक्शन पे मैपिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपको कांस्टेंट k को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाय द वे, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो शायद आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। ठीक है, चेक करिए और बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये आ गया अगला क्वेश्चन। अब देखो, अगले क्वेश्चन को आप 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हो। दोनों तरीके हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के। तो पहले आप विदिन 1 मिनट इस क्वेश्चन को क्रैक कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ गया सभी लोगों को समझ में? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? हाँ, के की वैल्यू बिल्कुल सही बात है, 8 आनी चाहिए, बट जो हम के का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा और इसमें 2 चीज़ें अलग अलग मुझे आपको समझानी 1 बाय 1, और दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया होगा? ज़्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा लाप्लास के थ्रू या फिर आरओसी को इंक्लूड करके, या फिर आरओसी के थ्रू इसका डिस्कशन किया होगा। चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन में h ऑफ t मेंशन कर रखा है कितना? e⁴ ut प्लस e⁻βt u ऑफ -t। चलिए यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, h ऑफ t = e⁻t ut। इसको तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस की ज़रूरत थी तो हमने एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे डाला और इसका लाप्लास भी निकाला। अब देखो, दोनों में लीनियरिटी लग रही। लीनियरिटी अगर लग रही तो डायरेक्ट हम लाप्लास को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब इसका लाप्लास अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, और दोनों का लाप्लास अलग अलग निकाल के हम लोग क्या करेंगे, पहले भाई कॉमन इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इसका आरओसी आपको मिलेगा रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन अल्फा। यहाँ से 2 चीज़ें समझ लेना, दोनों चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा आपको दे रखा है e⁻βt u ऑफ t, तो ये आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने बाहर माइनस लगा दिया और अंदर भी एक माइनस लगा दिया तो रिजल्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो रिजल्ट तो आपका s - बीटा ही रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी? आरओसी। आरओसी हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन बीटा। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते तो इसने पूछ रखा था कि सिस्टम को स्टेबल होना पड़ेगा। तो अगर सिस्टम को स्टेबल होना पड़ेगा तो उसके लिए 2 चीज़ें आप देख सकते हो। पहली चीज़, ये आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, और अगर कोई भी h ऑफ t एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहता है तो उस केस में उसका आरओसी हमेशा कैसा होना चाहिए? j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए। तो दोनों बातें एक एक करके समझ लेते हैं। पहला चीज़, अगर हम आरओसी की बात करें यहाँ पे, तो देखो आरओसी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको दिख रही हैं। एक तो ये बोल रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ एस है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन अल्फा। और दूसरा बोल रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ एस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? लेस देन बीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ एस को पिक्चर में डाल भी दें
तो ये बोल रहा है कि ये अल्फा से ज़्यादा होना चाहिए बट बीटा से कम होना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिख रहा है सभी को। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से दिख गई कि अल्फा और बीटा के बीच में आपका रियल पार्ट ऑफ एस आना चाहिए। मतलब ये जो रियल पार्ट ऑफ एस बीच में आना चाहिए जी ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड भी करना चाहिए, है ना। देखो तो अगर हम लोग यहाँ से जी ओमेगा एक्सिस बनाते हैं तो आप सभी लोगों को दिख भी गया होगा यहाँ से कि अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ पे प्लेस्ड होनी चाहिए, कहीं यहाँ पे, और बीटा कहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए, कहीं यहाँ पे। अगर अल्फ़ा और बीटा कुछ इस तरीके से प्लेस किया हुआ है तभी इनके बीच का जो आरओसी आएगा वो किसे इंक्लूड करेगा, इट विल इंक्लूड जी ओमेगा एक्सिस। समझ गए ना सभी लोग इस पॉइंट को। तो आप मुझे बताइए यहाँ से आपको देख के पता क्या चल रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू स्ट्रिक्टली क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और बीटा स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये तो हो गया एक प्रॉपर लाप्लास के थ्रू क्वेश्चन करने का तरीका। तो प्रॉपर लाप्लास का मेथड हमने लगाया, हमें पता चला अल्फा नेगेटिव आना चाहिए और बीटा कैसा आ जाना चाहिए, पॉजिटिव, जो कि डी ऑप्शन ज़्यादातर लोग दे भी रहे हैं। देखो इसी क्वेश्चन को क्या आप एक दूसरे तरीके से क्रैक कर सकते थे बिना कुछ आरओसी वगैरह लगाए, बिना कुछ बताए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डायरेक्टली कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा था आपको एच ऑफ टी कुछ ऐसा, ई टू द पावर अल्फा टी यू टी प्लस ई टू द पावर बीटा टी यू माइनस टी। आपको पता है कि ये जो एच ऑफ टी होता ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल तब होता जब आपका एच ऑफ टी एक एनर्जी सिग्नल होता। अगर एच ऑफ टी को आपको एक एनर्जी सिग्नल बनाना है तो आप मुझे बताइए, आप खुद से सोचिए कि अगर एच ऑफ टी एनर्जी सिग्नल होगा तो ई टू द पावर अल्फा टी का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर अल्फा को पॉजिटिव मानोगे ऐसा और अल्फा को नेगेटिव मानोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, पॉजिटिव साइड में। आपको पता है कि ये अल्फा पॉजिटिव वाला ग्राफ था और ये अल्फा नेगेटिव वाला ग्राफ था। तो दोनों में से कौन सा ग्राफ चाहिए हमें, ये वाला। मतलब पहले वाले केस में तो अल्फा क्या आ जाना चाहिए, नेगेटिव। दूसरे वाले केस में अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो u माइनस टी के लिए ग्राफ बना हुआ है। तो u माइनस टी के लिए अगर आप ग्राफ बनाते हो तो दो ग्राफ आपको यहाँ पे मिलता है, एक ऐसा मिलता है, एक ऐसा मिलता है। ये वाला जो ग्राफ आपका चलता हुआ आ रहा है ये किसके लिए मिलता है आपको, अल्फा लेस देन जीरो, सॉरी बीटा की बात हो रही है ना, तो इसको बीटा लेस देन जीरो कर लेते हैं, और ये आपको मिलता है बीटा ग्रेटर देन जीरो। बस ये ग्राफ नेगेटिव साइड में एग्जिस्ट करेगा। तो नेगेटिव साइड में आपको दिख ही रहा कि अगर मैं ये ग्राफ लेता तो अनबाउंडेड हो जाता। ये वाला ग्राफ मेरा एनर्जी सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, तो बीटा की वैल्यू डायरेक्टली कितनी दिख जाती, पॉजिटिव। तो आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चंस को। समझ आ गया ना। तो दोनों मेथड सभी को समझ आ गया। दोनों मेथड बताइए, आर यू कंफर्टेबल इन बोथ द मेथड्स। एक तो आरओसी वाला मेथड हो गया, वो तो यूनिवर्सल मेथड है, मतलब वो जेड में भी लगेगा, लाप्लास में भी लगेगा, हर जगह लगता है। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को देख के आप बता सकते थे कि अल्फा और बीटा में कौन सा पॉजिटिव होना चाहिए। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे उसने ये भी मेंशन कर देखी, अल्फा और बीटा कैसे थे, रियल। तभी इस ग्राफिकली आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं। अगर अल्फा बीटा को रियल नहीं मेंशन किया होता तो शायद ग्राफ बना के जज करना इतना आसान नहीं होता, फिर आरओसी वाले मेथड पे ही जाना पड़ता है। होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ठीक है। चलो हाँ, एटीसी के लिए यार इनिशिएटिव्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसी चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे आपको एटीसी का कंप्लीट इनिशिएटिव मिलेगा बहुत ही जल्दी। आई होप कल या परसों में हम लोग अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो विद इन 1 और 2 डेज यू विल बी गेटिंग द अनाउंसमेंट्स विद प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर टीचर नेम कि हर एक टीचर क्या क्या पढ़ाएगा, कब कब उसके सब्जेक्ट होंगे। समझ आ गया ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यार बता दो, इसमें आपको 30 सेकेंड्स लगने चाहिए इस क्वेश्चन को क्रैक करने में। चलो तो विद इन 30 सेकेंड से क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर बताइए, आंसर कितना आ रहा है। देखो क्वेश्चन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेंशन कर रखा है और पूछ रहा है इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी फाइनल वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये होता है आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी y ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू जीरो s इंटू वाई एस। बट मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई थी कि जब भी आप ये थ्योरम्स लगाते हैं तो ये s इंटू वाई एस जो दिख रहे हैं इसके सारे के सारे पोल्स कहाँ पे होने चाहिए, ऑल पोल्स इन LHP स्ट्रिक्टली, वो भी है ना। बट आपने जब यहाँ पे चेक करा s इंटू वाई एस तो आपको ये s कैंसिल होता हुआ दिखेगा और इसका एक पोल कहाँ पे दिख रहा है आपको, RHP पे। तो यहाँ से मैंने आपको 2 कमेंट देने सिखाए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 कमेंट आपको देने सिखाए थे। यहाँ पे पहला कमेंट मैंने आपको देना सिखाया था कि इस केस में जो आपका फाइनल वैल्यू होगा वो एक तो अनडिफाइंड होगा या इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी कि इस केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। याद है ना आपको तीनों स्टेटमेंट कि अगर s इंटू एक्स ऑफ एस के सारे पोल्स LHP में है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, फाइनल वैल्यू इज डिफाइंड। अगर एक भी पोल ओरिजिन पे आ जाता है या नॉन रिपीटेड पोल्स आपके जी ओमेगा एक्सिस पे आ जाते हैं
तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो इनडिटर्मिनेट होगा और फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। काइंड ऑफ ये रिलेशन हम लोगों ने देखे थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी 1 मिनट का टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपको इसमें पहले ही बता देता हूँ, हाँ अब मैं आपको इसमें पहले ही बता देता हूँ कि इसमें डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी लगा के आपको इस क्वेश्चन को क्रैक करना है। तो डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी थोड़ा सा याद करिए क्या होता था। डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी में आपकी आरओसी चेंज नहीं होती थी। तो क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए और देखिए पूछना क्या चाहता है। इसी क्वेश्चन को आप अगर ऐसा लिख लेना तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन को अगर आप ऐसा लिखें 2√t बाई √पाई, ठीक है, तो इसको √t रहने दो और यहाँ से 1/√पाई और √t, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर इस अंडर रूट में मैं t से डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को मिल जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आपको 2√t डिवाइडेड बाई √पाई, इसका बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना मेंशन किया था, इट वाज मेंशनड एज s⁻³ समझ गया ना सभी लोग यहाँ तक। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं किससे डिवाइड कर दूँ, t से, तो अगर मैं t से डिवाइड करता हूँ तो एक तो मैं यहाँ पे लिमिट s लगाऊंगा, इन्फिनिटी तक जाऊँगा, और जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको मैं ds के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना। यहाँ पे मैंने आपको एक डिफरेंस भी बताया था कि गलती से इन्फिनिटी टू s की लिमिट मत लगा देना, लिमिट हमेशा s से स्टार्ट करना और इन्फिनिटी तक लेके चले जाना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपको मिल जाएगा s⁻³ प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1/2। लिमिट इसमें पुट करो s से लेके इन्फिनिटी तक, अपना आंसर कैलकुलेट करो। चलो आंसर कैलकुलेट करते हैं। -3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका -1/2, -1/2 ऊपर जाएगा यहाँ पे। चलो मैं -2 लगा भी देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मिल जाएगा आपको s⁻⁻1/2, इन्फिनिटी पुट करने से 0 मिल जाएगा और यहाँ से मिलेगा s⁻⁻1/2। फाइनल आंसर जो आपको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 2/√s। चेक करिए अगर यही पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में किसका पूछा है, 1/√π√t पूछा है, तो दोनों साइड से कैंसिल कर दो और आपको मिलेगा 1/√π√t और इसका लाप्लास आपको मिल जाएगा 1/√s। समझ आ गया ना सबको, चेक कर लीजिए। सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। आंसर आपका आना चाहिए s⁻⁻1/2। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर कैलकुलेट कर लिया और सही आंसर आप निकाल सकते हो। देखो जिस भी चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, जैसे प्रॉपर्टीज़ आप नहीं याद कर पा रहे हो, तो आप उनको लिख के 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो और इमीडिएटली आरओसी के सारे क्वेश्चन ढूंढ के लगा लो। जो भी चीज़ याद नहीं होती है, जिस चीज़ में परफेक्शन नहीं आ रही, उसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करिए, तभी आपको वो याद हो पाएगा ना। कोई शॉर्टकट है नहीं, जैसा कि मैं हर बार अपने सेशंस पे आपको बताता हूँ, आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है लाप्लास का, इसके बाद हम लोग आएंगे जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन पे। तो अगर आप लाप्लास के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे ना, जिस सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चंस कराए, तो अभी पूरा का पूरा लाप्लास आपका रिवाइज हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन से लेके लास्ट इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम तक के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसको भी क्रैक करते हैं, फिर आते हैं हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस पे। तो जेड ट्रांसफॉर्म में भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन करने से पहले उस पॉइंट के बारे में जरूर सोचना जब भी जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो काफी सारे लोगों का आंसर आ गया बी ऑप्शन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है f1 conjugate s be the complex conjugate of f1s and the Laplace variable set as s if gs is equal to this then the inverse Laplace transform of gs is, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन में मेंशन किया है gs इक्वल टू f1 conjugate s इंटू f2s डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ f1 s स्क्वायर। और देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रखा है कि f1 कॉन्जुगेट s बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स लाप्लास। तो ये gs आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ और डेटा होना चाहिए क्या, कुछ तो इस क्वेश्चन में और डेटा दिया होना चाहिए। क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है वैसे तो, क्योंकि आई नीड एटलीस्ट वन मोर डेटा विच कैन रिलेट f1s एंड f2s। तो जिन लोगों ने आंसर निकाला उन्होंने कैसे निकाल दिया आंसर, एक डेटा इसमें मुझे मिसिंग लग रहा है। आई होप
वो डेटा शायद टाइप्ड नहीं है या वो डेटा दिया नहीं है। अगर किसी को वो डेटा पता है तो हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, एक डेटा इसमें मुझे मिसिंग लग रहा है। आई थिंक टाइपिंग का कुछ मिस्टेक इसमें है या फिर एक डेटा मेंशन्ड है। मेरे ख्याल से वो डेटा ऐसा कुछ दे रखा है कि F2S इज़ डिलेड वर्जन ऑफ F1S, काइंड ऑफ ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक डेटा और दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, आई होप, है ना। नहीं, एक क्वेश्चन में एक डेटा और दिया होना चाहिए, आई थिंक F1 और F2 को रिलेट करता हुआ एक पॉइंट, शायद क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है ना। मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि F2T इज डिलेड वर्जन ऑफ F1T, कुछ एक ऐसा डेटा ज़रूर दिया होना चाहिए था क्वेश्चन में। तो कुछ ऐसा वर्जन आपको दिया होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि F2T को आप चाहो तो क्या लिख सकते थे, F1 ऑफ T माइनस टाउ। तो यहाँ से आपको F2S कितना मिल जाएगा, F1S e टू द पावर माइनस S टाउ, है ना। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन शायद क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, तो ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे F1S लिखें और e टू द पावर माइनस S टाउ रहने दें और डिवाइड कर दें मॉड ऑफ F1S के होल स्क्वायर से, तो आप ऊपर देख रहे होगे कि ये दोनों कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन हैं। F1 कॉन्जुगेट ये, तो यहाँ से आपको एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले को भी आप लिख सकते हो F1S का मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ F1S का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, बचा e टू द पावर माइनस S टाउ। अगर आपका GS आ गया है e टू द पावर माइनस S टाउ, ठीक है, तो आपको GT को क्या होना पड़ेगा, डेल ऑफ T माइनस टाउ। शायद ऐसा करने से कोई ऑप्शन अपना मैच कर जाए, देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। डिलेड इम्पल्स लाइक दिस, है ना, बट अगेन द डेटा इज मिसिंग, दैट वी हैव टू क्रॉस चेक वंस। तो मैंने वो डेटा आपको यहाँ पे कॉम्पनसेट कर दिया अपनी तरफ से, तो इस डेटा के बेसिस पे आप चाहो तो एक आंसर टिक कर सकते हो। फाइन, चलो, तो ये तो थे सारे के सारे क्वेश्चंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। तो मैं आपको एक जल्दी से समरी बता देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एक तो यूएलटी, अगर जब भी आप पढ़ोगे तो यूएलटी में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू के थ्योरम। बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी पढ़ोगे तो हमेशा उसमें कोशिश करो कि आप जो आरओसी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको याद कर पाओ और सिस्टम की स्टेबिलिटी, कॉजैलिटी से रिलेटेड जो डिस्कशंस हुए तो उनको ईजिली ग्रास्प कर पाएँ, ठीक है। तो क्या यहाँ सभी लोगों को पता, यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जेड ट्रांसफॉर्म का कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, तो आपको वहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहली चीज़, जो जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सीरीज या सीक्वेंसिंग के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर सीरीज या सीक्वेंसिंग के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा जेड ट्रांसफॉर्म लगाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा उसमें आप एप्टीट्यूड भी लगाइए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें जेड ट्रांसफॉर्म एज अ टूल यूज हो रहा होगा बीच में कहीं पे, जिससे कि आप किसी एक गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको समझ आएगा कि जेड ट्रांसफॉर्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, उसमें जेड ट्रांसफॉर्म की कोई टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, मैं इसमें आपको देता हूँ 2 मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट तक सोचिए इस क्वेश्चन को, आराम से हर एक पॉइंट इसमें अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, ठीक है। आरओसी वगैरह वाली कोई गड़बड़ मत करना, हर एक चीज़ सोच समझ के आपको आंसर करना है, करेक्ट। चलिए, तो इसमें आपको एक सीक्वेंस दे रखा है जहाँ पे UN इज द यूनिट स्टेप सीक्वेंस इज कन्वॉल्व विद इटसेल्फ टू ऑब्टेन YN। अच्छा, तो दोनों को कन्वॉल्व कर रहा है और बोल रहे हैं यहाँ से YN कैलकुलेट करिए। तो आपको पूछ रहा है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी YN की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। बिल्कुल सही से आंसर बताना है और आंसर गलत मत करना। तो इसी टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए ले रखे हैं ताकि इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली आंसर कर पाओ। तो 1 मिनट आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, दूसरा मिनट आपका होने वाला स्टार्ट। तो यहाँ पे ज़रूर नज़र रखिएगा। और देखो यार, हर सेशन में मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में, है ना, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनसे आपका कंपटीशन होता है, क्योंकि हर कोई मेहनत करना नहीं चाहता, हर किसी को बैठे बैठे सक्सेस चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होती। तो सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालो या आप किसी भी डोमेन में जाते हो कल को या किसी भी फील्ड में, देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग हार्ड वर्क ऑन द डेली बेसिस, है ना। डेली बेसिस पे जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आप इजीली सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं हो तो उस कैटेगरी में आने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, तो आई होप सभी लोगों ने आंसर निकाला। कुछ लोगों ने आंसर भी बताया, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। चलिए ठीक है, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो मैं इस क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे कि क्या आपने उसमें से किसी भी पॉइंट पे कोई गलती तो नहीं करी, ठीक है, तो वो गलती आप चेक करिए। इसका अगर मुझसे x ऑफ z पूछा जाता तो इसका x ऑफ z निकालना इट वॉज वेरी ईजी, इट इज़ z अपॉन z माइनस 0.5, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ROC, व्हाट विल बी ROC ग्रेटर देन 0.5, करेक्ट, ये दे रखा है क्वेश्चन में। सेकेंड, अगर मैं x2n भी यही मान लेता 0.5 टू द पावर n, यहाँ से आपको x2z जो मिलता, अगेन इट इज z अपॉन z माइनस 0.5, ROC यहाँ से भी मिल जाती मॉड z ग्रेटर देन 0.5, ये 2 पॉइंट्स हमें मिले। अब अगर आप इसको कन्वॉल्व करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि कॉन्वोल्यूशन करने के बाद ट्रांसफॉर्म्स निकालना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। पहले हमें चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये रहा आपका R1, दिस वॉज योर R1 एंड दिस वॉज योर R2, दोनों सेम ही थे तो इंटरसेक्शन भी सेम आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि 5 नहीं आना चाहिए, तो आपने यहाँ से चेक करा कि मॉड z ग्रेटर देन 0.5 आ गया, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 5, देन वी कैन ऑब्वियसली मल्टीप्लाई दैम। सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव गॉट, हमें मिला z स्क्वायर अपॉन z माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, समझ आ गया ना, विद ROC मॉड z ग्रेटर देन 0.5। यहाँ तक तो हमें करना ही करना था हर हाल में, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप ज़रा बताइए समीशन ये कितना हो जाएगा, yn वेयर n इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आप z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया करो और यहाँ पे z इक्वल टू 1 पुट कर दिया करो, किसी का भी समीशन निकालना हो, प्रोवाइडेड ये z इक्वल टू 1 ROC का पार्ट, ओनली व्हेन z इक्वल टू 1 इज पार्ट ऑफ ROC, ठीक है। तो कभी भी आपका मन है, कभी भी आप नहीं लिख सकते हो। हमारे पास जो yz था इट वॉज z स्क्वायर अपॉन z माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, ये था हमारे पास। इसमें z इक्वल टू 1 हम पुट करना चाहते थे, बट हम ये भी चेक करेंगे कि जो ROC इसने मेंशन कर रखी थी मॉड z ग्रेटर देन 0.5, तो ये ROC देखो क्या आपका z इक्वल टू 1 को इंक्लूड कर लेंगे, तो आप सभी लोग बोल सकते हैं यस दिस विल इंक्लूड बिकॉज दिस ROC इज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 0.5। तो अगर रेडियस 0.5 के बाहर के सर्कल्स को इसको इंक्लूड करना है तो बीच में कहीं ना कहीं पे एक सर्कल आपको ज़रूर ऐसा दिखेगा, बीच में कहीं ना कहीं पे एक सर्कल आपको ज़रूर ऐसा दिखेगा जो यूनिटी सर्कल की तरह प्रेजेंट होगा और ये इसको इंक्लूड कर लेगा। तो अगर यूनिटी सर्कल को इंक्लूड कर लिया मतलब उसने उन सारे z पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया जिनका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था, तो ऑब्वियसली z इक्वल टू 1 भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो मॉड z इक्वल टू 1 को इंक्लूड करने का मतलब है कि उसने वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे प्योरली इमेजिनरी हो, चाहे रियल हो, जिनका मैग्नीट्यूड आपको 1 मिलने वाला था, तो ऑब्वियसली z इक्वल टू 1 भी कवर हो गया। अब फिर फाइनल आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं z इक्वल टू 1, आंसर आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आंसर सभी लोगों ने बता दिया था, आई एग्री कि 4 आंसर करेक्ट है, बट आप जरा मुझे ये बताइए कितने लोगों ने ROC के बारे में सोच के सही से आंसर पुट किया था कि z इक्वल टू 1 रखने से पहले आपने ये सोचा कि क्या z इक्वल टू 1 ROC का पार्ट है या नहीं। तो जल्दी से ये चीज़ कंफर्म कर दो यार, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चेक करिए और बताइए। बिना z ट्रांसफॉर्म किए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, टाइम डोमेन से भी कर सकते हो, टाइम डोमेन से भी कर सकते हो, सीरीज बना के सीरीज को सॉल्व कर लो। तो पहले तो आप मुझे बता दो यार जो मेरा डाउट है, पहले तो आप मेरा डाउट क्लियर करिए, ओके। जब z इक्वल टू 1 इंक्लूडेड नहीं होगा उस केस में आपको टाइम डोमेन से करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आप z ट्रांसफॉर्म से कैलकुलेट नहीं करोगे, आप z ट्रांसफॉर्म से कैलकुलेट करोगे भी तो आंसर हमेशा आ जाएगा इनफाइनाइट या अनबाउंडेड। तो इनफाइनाइट या अनबाउंडेड आंसर नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा कि अब मैं टाइम डोमेन में जाऊँगा और टाइम डोमेन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराया था, इसका मतलब आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की शायद वो क्लास अटेंड नहीं की, तो क्लासेस हमेशा रेगुलरली अटेंड करिए टू गेन द कॉन्फिडेंस इन द कॉन्सेप्ट। तो एक बार लाप्लास वाली क्लास में जाओ, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया था 0 टू इन्फिनिटी sin t/t। जब लाप्लास से हम लोग कर रहे थे तो लाप्लास हमको इन्फिनिटी रिजल्ट दे रहा था, जब टाइम डोमेन से किया तो आंसर आ गया था 1/2, ठीक है। आ गया, कोई बात नहीं, मैंने आपको याद दिला दिया, एक बार चेक करिए। समझ गए ना सभी लोग इस पॉइंट को। तो अगर मान लो यही z इक्वल टू 1 ROC का पार्ट नहीं होता, फिर आप क्या करते, फिर आपके पास कोई दूसरा चारा था नहीं, फिर आपको इनको टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करना पड़ता, पूरी की पूरी सीरीज बनानी पड़ती और फिर उस सीरीज का आप समीशन निकालते या फिर उस सीरीज के समीशन के बारे में थोड़ा सा सोचते। समझ आ गया, फाइन। चलो, तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट समझ में आया। तो आंसर इस क्वेश्चन में मेरे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं, 4 आ रहा था, 3 आ रहा था, क्या आ रहा था, इट वॉज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि क्या आपने ये छोटी सी चीज़ को ध्यान रखा या नहीं, तो शायद सभी ने रखा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं।
चलिए शुरू हो जाओ यार, 2 मिनट का टाइम आपके पास, मैक्सिमम 90 सेकेंड, ठीक है, मैक्सिमम 90 सेकेंड्स। तो देखो हमेशा हमको टॉप 5% पीपल की कैटेगरी में रहना है। हमारे अंदर हो सकता है टैलेंट ना हो सकता है हम उतने बुद्धिमान नहीं, उतने इंटेलिजेंट ना हो सकता है कि हमारी बैकग्राउंड उतनी अच्छी ना हो, हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हो, बट एक चीज़ जो हमेशा आपके हाथ में होती है वो होता है कि आप एफर्ट को हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। एफर्ट को अपना कंट्रोल करो, अपना बेस्ट दो डेली बेसिस पे। चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली बदलती हैं, प्रोवाइडेड आप उसमें लगातार एफर्ट करते रहिए। अगर आप एक एवरेज एफर्ट रखते हैं तो आप एक बहुत एक्सीलेंट लाइफस्टाइल की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। जैसा आपका एफर्ट होता है वैसे आपकी लाइफस्टाइल होती है, वैसे आपके आगे आने वाली जनरेशन्स को चीज़ें मिलती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभी तक जो मिला या तो उस पर आप रोइए, या तो उस पर आप एक्सक्यूज़ दीजिए, या तो अभी आपके सामने जो लाइफ बची उसको पूरी तरीके से बदल के रख दीजिए। टाइम लगता है थोड़ा, पेशेंस से चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेस होने के लिए जो एफर्ट नीडेड होता है वो एफर्ट पुट करते हैं ऑन द डेली बेसिस। तो अगर आप वो बनना चाहते हो तो उस कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कैटेगरी में आइए, और सभी लोगों से मेरा सजेशन है एंड आई होप आप लोग करोगे ज़रूर ऐसा कि वो टॉप 5% कैटेगरी में आके दिखाओगे। गेट की रैंक लाना, ईएस की रैंक लाना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप फॉलो होने लगती हैं, प्रोवाइडेड ये होता है कि क्या आप वो टॉप 5% क्रीम में हो या नहीं हो, जो मेहनत कर सकते हैं। जिनके पास टैलेंट भले नहीं हो, जिनके पास हो सकता है उतना बुद्धि नहीं हो सकता है उनके पास उतने बैकग्राउंड नहीं हो, बहुत सारे डिफिकल्टीज भी हो, बट जो 5% मेहनती लोग हैं उस मेहनती लोग में तो पहले शामिल हो ही जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है z ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने बोल रखा है x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ z इक्वल टू 1/1 माइनस 2z इनवर्स का होल स्क्वायर। ROC भी इसने मेंशन कर रखा है मॉड z ग्रेटर देन 2। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अपने जाने पहचाने फॉर्मेट में लेके आता हूँ और इसको लिख देता हूँ z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये ROC हो गई आपकी मॉड z ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमको मिला, ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने इसमें लिखा नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है x ऑफ 2 की वैल्यू बताना, मतलब आपको यहाँ से इनवर्स सिंपली कैलकुलेट करना है। आप इसका इनवर्स कैलकुलेट करिए और n की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको एक सीरीज एक्सपेंशन बताया था, अगर आपको याद हो तो अगर आपको एक्सपेंशन यूज़ करोगे ना तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था कि n a⁴n un, इसका z ट्रांसफॉर्म कितना हो जाता है, az अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर फॉर ROC मॉड z ग्रेटर देन मॉड। याद है सभी को ये वाला एक्सप्रेशन। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, जहाँ पे भी मुझे n दिख रहा है मैं हर एक n को n+1 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो हर एक n को अगर मैं n+1 से रिप्लेस करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, देखो n को n+1 से रिप्लेस किया तो एक एक्स्ट्रा z यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो था ही अपने पास, ये तो अपने पास ऑलरेडी था ही, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि एक्स्ट्रा z मिल जाएगा, ठीक है। ये मिला। इस प्रॉपर्टी से ROC पे फर्क तब पड़ता है जब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा z ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया। अब ROC पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे शायद जाके कोई फर्क पड़े, बट वहाँ पे अभी हमें सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ x ऑफ 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो x ऑफ इन्फिनिटी पे वैल्यू नहीं पूछा है, x ऑफ 2 पे पूछा है, तो 2 पे हम कैलकुलेशन के लिए आगे जा सकते हैं। चलो a को उठा के इधर लेके आते हैं, ये मिल गया a⁴n u ऑफ n+1, और ये आपके लिए बना z स्क्वायर अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर फॉर अ राइट साइडेड ROC, ठीक है। तो एक राइट साइडेड या आउटवर्ड ROC के लिए ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑप्टिंग करा। अब a की वैल्यू उठा के पुट कर दो, a कितना दिया है क्वेश्चन में 2, ठीक है। तो a की वैल्यू मैं मान लेता हूँ दोनों साइड 2 दे रखी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि x ऑफ n की n इक्वल टू 2 पे वैल्यू बताना, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। यहाँ से मिलेगा 3 2 पावर 3 u ऑफ 3। आंसर कितना आ जा रहा है 24। चेक करो, चेक करिए और आंसर बताइए। n की वैल्यू 2 दे रखी है ना, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ तो 2 ही दे रखा है, आंसर शुड कम आउट टू बी 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो ये अच्छा क्वेश्चन तब बनता ना अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता, और इस क्वेश्चन को अगर मुझे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाना था तो मैं क्या करता, आप जरा ध्यान से सुनिए। पहले तो बताओ ये क्वेश्चन सब लोगों ने निकाल लिया, सबका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद देखो आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि z ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस में z ट्रांसफॉर्म कोई बहुत हाई फाई लेवल पे यूज़ नहीं हो रहा है। हाँ, उनके क्वेश्चंस की लैंग्वेजेस को, उनके क्वेश्चन में जो डेटा पूछा है उसमें आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना पड़ रहा है। जैसे ये दे दिया तो आपने इन्वर्स के बारे में सोचा और आंसर कैलकुलेट किया,
यही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तब बन जाता जब यहाँ पे ये ROC मेंशन नहीं करता, ठीक है, जब यहाँ पे ये ROC मेंशन नहीं करता और आपसे पूछता कि x ऑफ 2 की वैल्यू बताइए। समझ गए ना इस क्वेश्चन को कि अच्छा क्वेश्चन कब बनता? तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं। जब आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन करता कि ये z ट्रांसफॉर्म है, आप इसको x ऑफ 2 की वैल्यू बता दो, उस केस में देखिए आप क्या करते हैं। उस केस में आपको सबसे पहली चीज़ जो सोचनी चाहिए थी वो ये सोचनी चाहिए थी कि जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है az अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या ये सिर्फ इसी का एक्सप्रेशन होगा? नहीं। तो आप बोलेंगे कि अगर यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन भी लिखा होता, ठीक है, तो इसका आंसर भी यही होता, z माइनस ए का होल स्क्वायर मॉड z लेस देन मॉड, क्योंकि ROC क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था। अब यहाँ से जो आपके पास एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन आता, वो एक्सप्रेशन क्या आ जाता? जो एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन आता वो आता माइनस ऑफ n प्लस 1 a टू द पावर n, और ये तो ऑलरेडी u माइनस n माइनस 1 था, तो मैं आपके लिए यहीं पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देख लो कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, समझ गए ना? ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला जो था, इसमें जस्ट मैंने n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया, दैट्स इट। तो इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस करता तो ये n प्लस 1 हो जाता, ये a टू द पावर n प्लस 1, अंदर वाला जो माइनस ऑफ n प्लस 1 था उसको मैंने ऐसे ही होल्ड करके रखा। तो यहाँ से देखो जो x ऑफ n का एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन आपको मिलता, वो एक्सप्रेशन आपको मिलता माइनस ऑफ n प्लस 1 a पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 2। यहाँ से अगर आप x ऑफ 2 की वैल्यू डालते तो आंसर आपको कितना मिलता? 0। तो यहाँ से दो पॉसिबल आंसर्स फिर आपको मिलते हैं, समझ गए ना? ठीक है, तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल देते तो ये माइनस n माइनस 2 मैंने आपको जज करना सिखाया था। माइनस n माइनस 2 का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 के बीच में। तो जब आप इसमें x ऑफ 2 डालोगे तो दो पॉसिबल आंसर्स आपको मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया होता ट्रांसफर फंक्शन और आपसे पूछता कि x ऑफ 2 की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी, ROC मेंशन नहीं किया होता, तो एक आंसर हमारा आता 12, एक आंसर हमारा आता 0। तो जैसे मान लो अगर MSQ का कभी क्वेश्चन बनेगा तो अगर सिर्फ उसने z ट्रांसफॉर्म दे के आपसे वैल्यूज पूछी है तो 12 भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 0 भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आया ना? तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये हटा देते हैं ना, फिर मेरे लिए दो पॉसिबल आंसर्स बनते, एक आंसर बनता 12 का, दूसरा आंसर बनता 0 का। तो हर एक क्वेश्चन में देखो आंसर लाना हमेशा सेकेंडरी, उसके अराउंड कितनी चीज़ें मैं डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। फाइन, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन भी अगेन एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है ना, इसमें z ट्रांसफॉर्म की कोई नॉलेज लगी नहीं रही, बिल्कुल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को भी आप 1.5 मिनट में सॉल्व करो और आंसर बताओ, ठीक है। तो ये बिल्कुल z ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आप चाहो तो एप्टीट्यूड में भी डाल दोगे, वहाँ पर भी लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको h1z दे रखा है, h2z दे रखा है, आर क्वांटिटीज pq आर आर रियल नंबर्स, कंसिडर pq इफ द जीरोस ऑफ hz लाइट ऑन द यूनिटी सर्कल। जीरो की बात कर रहा, पोल की बात नहीं कर रहा, ये बात याद रखें। इस क्वेश्चन में पूछा है जो आपके जीरोस लाई कर रहे हैं ना, वो यूनिटी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्रैश कोर्स और PYQs आर मोर देन सफिशिएंट यार टू क्रैक, जैसा मैंने बोला अराउंड 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये जो मैं पूरा का पूरा उम्मीद वाला सेशन करा रहा हूँ इस सेशन से ही आ जाएंगे। तो आप चाहो तो क्रैश कोर्स इसके पहले वाला जो किया था वो कर लो और PYQ सॉल्व कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो आपका 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, 1 मिनट अभी आपका बचा हुआ है। तो 1 मिनट हैज़ बीन कंप्लीटेड, 1 मोर मिनट इज लेफ्ट। देखो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी तरीके से इसमें कोई भी z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज होगी, सब कुछ इसने मेंशन कर रखा है, जस्ट एक छोटी सी चीज़ आपसे कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। 30 सेकेंड आपके पास और बचे हुए, ठीक है। तो देखो शायद आप लोग मैथ की क्लास भी कर रहे होगे रात में, तो मैथ में आज हम लोग एक तो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक करेंगे और हो सकता है हम लोग आज वेक्टर वाले टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट 1 घंटे में अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद वाला जो घंटा होगा उसमें हम लोग वेक्टर वाला कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
क्वेश्चन में अगर मैं अपने एच ऑफ जेड को मेंशन करता तो एच ऑफ जेड आपका मेंशन किया है 1/1 माइनस पी की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, ठीक है। पी दे रखा है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स प्लस यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में आर टाइम्स, तो मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई करने को बोला h2z और q की वैल्यू दे रखा -1/4, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/4 जेड इनवर्स। बस इसको सॉल्व कर लो, h ऑफ z आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 + 1/4 जेड इनवर्स प्लस r - r/2 जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में जीरोस पूछा है तो इसको आप हटा भी सकते थे। बोल रहा है जीरोस आपका यूनिटी सर्कल पे लाई करने चाहिए, तो जीरोस के लिए देख लो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिर्फ न्यूमरेटर nz = 0। nz आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो z इनवर्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जा रहा है 1/4 - r/2, ठीक है। यहाँ से मैंने z इनवर्स कॉमन ले लिया, यहाँ से आपको 1 + r दिख रहा है = 0, तो यहाँ से जो z मुझको दिख जा रहा है, z इज कमिंग आउट टू बी r/2 -1/4 डिवाइडेड बाई 1 + r। आई थिंक दिस इज द z दैट यू शुड गेट। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, जितने लोगों ने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सबका z यही निकल के आया। देखो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये z इनवर्स हो जाएगा, तो 1/z को मैं उधर लेके आ गया, 1 + r को नीचे लेके आ गया, और जो नेगेटिव साइन था उसको मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया, तो r/2 -1/4 आपको मिला। अब जो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया तो आपको पता है कि यूनिटी सर्कल पे अगर लाई करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो, इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो, ये लो r/2 -1/4 डिवाइडेड बाई r + 1 = 1। तो यहाँ से दो केसेस बन सकते हैं। केस 1 में मिलेगा आपको r/2 -1/4 = -r-1, और केस 2 में आपको मिल जाएगा r/2 -1/4 = r + 1। मतलब एक बार मॉड को मैंने प्लस से ओपन कर दिया, एक बार मॉड को माइनस से ओपन कर दिया। ऊपर वाले से 3r/2, एक जगह से मुझे दिख रहा है = 5/2, तो यहाँ से तो r की वैल्यू दिख रही है 5/4 एंड कुछ मिस्टेक, ठीक है। यहाँ से आपका r/2 आ गया 5/2, इसको सही करो, ये 3/4, तो यहाँ से एक तो मिल रहा है आपको 0.5 और वो भी माइनस का, और एक मिल रहा है 2.5, ठीक है। आई होप दीज कैलकुलेशंस आर करेक्ट। चलिए, तो r की एक वैल्यू आपको मिल रही है -0.5, दूसरी r की वैल्यू आपको मिल रही है 2.5। क्वेश्चन में देखो कुछ और डेटा दिया होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में देखो ये मेंशन कर रखा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ r आना चाहिए वो 1 से हमेशा कम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r अगर आपका 1 से कम होना चाहिए तो r की एक ही वैल्यू यहाँ से अलाउड होगी, वो भी कौन सी, -0.5, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, और अगर आप मुझे देख के यहाँ से कहीं से बता सकते हो इसमें z ट्रांसफॉर्म का कोई भी लॉजिक यूज़ हुआ, कोई लॉजिक z ट्रांसफॉर्म का ऐसा यूज़ ही नहीं हुआ, जस्ट एक सिंपल सी इक्वेशन बनानी थी, इसको 0 पुट करना था, एक एक्सप्रेशन आता। ऐसे एप्टीट्यूड में आप पता नहीं कितने क्वेश्चंस करते हो कि ये मॉड = दिस आ गया, एक इक्वेशन आपने यहाँ से बना ली, एक इक्वेशन यहाँ से बना ली, दोनों को सॉल्व किया, एक जगह से r मिल गया -0.5, एक जगह से मिल गया 2.5, दोनों ही ठीक थे, बट उसने क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि मॉड r हमेशा <1 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ।
इस क्वेश्चन में आपको इनपुट आउटपुट का रिलेशन दे रखा है, कॉजल और स्टेबल। तो ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। क्वेश्चन में ये कॉजल भी दे रखा है, साथ के साथ स्टेबल LTI सिस्टम की भी बात कर रहा है, ठीक है। इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ HN सिस्टम सेटिस्फाइज दिस कंडीशन 0 to infinity H of n, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज। ओके, क्या यहाँ पे, हाँ इसको -2.5 कर लीजिए, दिस इज -2.5, ठीक है। ओके, चलो ये क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बात है, -2.5 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो ना, आई थिंक इस क्वेश्चन में आप एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हो, जैसा मुझे देख के लग रहा है एक बार में। सो आई थिंक वी कैन थिंक अबाउट द एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। चलो अभी आपके पास 40 सेकेंड्स और है, फटाफट ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, फिर आंसर देखते हैं इसका क्या आना चाहिए। तो कॉजल और स्टेबल तो हमसे बोल ही रहा है कि कॉजल एंड स्टेबल इसको चाहिए, और ऊपर एक डिफरेंस इक्वेशन मेंशन कर रखी है। अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन हमसे जानना चाहता है। किसी का आंसर आया? ए ऑप्शन आ रहा है काफ़ी लोगों का। आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, तो ये आपको मेंशन कर रखा YZ इक्वल टू अल्फा Z इनवर्स YZ। क्वेश्चन में कोई इनिशियल वैल्यू नहीं रखी थी, तो मैं इसको बाईलैटरल Z ट्रांसफॉर्म ही मानूंगा, बीटा इंटू एक्स ऑफ जेड। यहाँ से आपका एच ऑफ जेड का जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी YZ डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ जेड, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा जेड इनवर्स। ये तो आपको मिल गया अपना एच ऑफ जेड। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लिख देता हूँ, दैट मे बी इट इज जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा, ऐसा कुछ सपोज मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक जब मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, दोनों तीनों चीज़ें 1 बाय 1 आप सुन लीजिए, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट यहीं से इंक्लूड हो जाएंगे। पहला पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो YZ आप लिख रहे हो ना, क्योंकि कोई सिस्टम में इनिशियल कंडीशन मेंशन नहीं कर रही, इस वजह से मैं बाईलैटरल Z ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये YZ मिला, यहाँ पे आपको अल्फा Z इनवर्स मिला, यहाँ पे बीटा एक्स ऑफ जेड मिला। यहाँ से जस्ट मैंने एच ऑफ जेड कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन अपने एच ऑफ जेड का लिखा। साथ के साथ क्वेश्चन में बोल रखा था कि जो भी आपका सिस्टम होना चाहिए वो कॉजल होना चाहिए। अगर सिस्टम कॉजल है, इसका मतलब एच ऑफ एन क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ कॉजल सिग्नल, है ना। तो एच ऑफ एन कैसा सिग्नल होना चाहिए, इट मस्ट बी अ कॉजल सिग्नल। अगर ये कॉजल सिग्नल होना चाहिए तो आप मुझे यहाँ से डायरेक्टली इसका एच ऑफ एन बता सकते हो क्या? सो दिस विल बिकम बीटा इंटू अल्फा टू द पावर एन यू एन, यही हो जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था कि माइनस बीटा अल्फा टू द पावर एन यू माइनस एन माइनस वन, बट क्योंकि क्वेश्चन में पहले उसने मेंशन कर रखा है कि जो आपका सिस्टम है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, दिस शुड ऑलवेज बी कॉजल, इस वजह से मैंने ये वाला काउंटर पार्ट यहाँ से लिया। चलो और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बहुत सारे तरीकों से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है, बट वन ऑफ द पॉसिबल मेथड्स दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। क्वेश्चन में इसको मेंशन कर रखा है 1 या 2, तो यहाँ पे पुट कर दो ये वैल्यू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। एच ऑफ एन यहाँ पे जो दे रखा है दैट इज बीटा इंटू अल्फा टू द पावर एन। अब यू एन नहीं लिखे यहाँ पे तो भी चलेगा, आप इसको लिख सकते हो बीटा। दो एक बात यहाँ से अभी बची हुई है वो भी आप याद रखेंगे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू 2। जब आप यहाँ से इन्फाइनाइट जीपी का सम लगाओगे, है ना, बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2 जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे ये वाली रिस्ट्रिक्शन जरूर लगानी चाहिए, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ओनली इफ मॉड अल्फा इज लेस देन 1। सही बात है ना। अगर मान लो आपका मॉड अल्फा 1 से कम होगा ही नहीं तो फिर आप इन्फाइनाइट जीपी का सम नहीं लगा सकते हो ना। तो अगर आपको इसको इन्फाइनाइट जीपी के तौर पे देखना है, बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2 बोलना है, तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। जरा ध्यान से देखना इससे होगा क्या। आंसर तो यहीं से आ जाना चाहिए, बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2 ओनली व्हेन मॉड अल्फा इज लेस देन 1। चेक कर लो, पहले तो ये चेक कर लो कि क्या ये आंसर सभी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, फिर जो भी ऑप्शन आ रहा है वो देख लेना कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करना चाहिए 1 माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2, या अगर अल्फा को लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 माइनस बीटा बाई 2, ऐसा कोई ऑप्शन दिया होना चाहिए। ए ऑप्शन ऐसा दिया है तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है।
बट जो मॉड अल्फा लेस देन 1 वाली आपने कंडीशन निकाली ना, वो कंडीशन निकालनी ज़रूरी क्यों थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। बट उससे पहले आंसर सब लोगों को आ गया, एवरीवन इज कन्विंस विद द आंसर? ठीक है, हाँ उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आते हैं। देखो यहाँ पे मॉड अल्फा लेस देन 1 जो आपको मेंशन कर रखा है उससे हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। एच एन जो आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे, एच एन जो भी कैलकुलेट किया आपने, ये एच एन आपने जो कैलकुलेट किया, देखो अगर यहाँ पे मॉड अल्फा लेस देन 1 होगा तभी आपका एच ऑफ एन एब्सोल्युटली समेबल आएगा, है ना? तभी तो आपका एच ऑफ एन एब्सोल्युटली समेबल आएगा। और एच ऑफ एन का एब्सोल्युटली समेबल होना इतना ज़रूरी क्यों है? एच ऑफ एन का खुद का एब्सोल्युटली समेबल होना इतना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका एच ऑफ एन अगर एब्सोल्युटली समेबल होगा तो ही एलटीआई सिस्टम कैसा हो पाएगा, स्टेबल। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से दो चीज़ें हमको समझ आनी चाहिए थी कि क्योंकि उसने स्टेबल एलटीआई सिस्टम दे रखा था, तो आप चाहते तो आप यहीं से जज कर सकते थे कि ये जो एच ऑफ एन आना चाहिए, ये आना चाहिए एब्सोल्युटली समेबल। और एच ऑफ एन आपका एब्सोल्युटली समेबल तभी आएगा जब 0 से इन्फिनिटी उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, फाइनाइट। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइनाइट कभी आएगी, जब आप मॉड अल्फा को लेस देन 1 कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे जो आप फाइनल आंसर लिख रहे थे ना, 0 to इन्फिनिटी बीटा अल्फा टू द पावर n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये 1/1 माइनस अल्फा आप तभी लिख पा रहे हो क्योंकि आपने ये कंडीशन स्टेबिलिटी की वजह से पहले से ही इंश्योर कर रखी है। हालांकि जो हमने आंसर निकाला होगा तो हमने इतना सोचा नहीं होगा, हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया होगा, बीटा/1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2। आंसर ठीक है, तरीका बिल्कुल ठीक है, बट कहाँ कहाँ पे हम पॉइंट्स सोच सकते थे वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको 1 बाय 1 समझाए। पहला पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि जब आप यहाँ पे आंसर निकाल रहे हो तो यही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यार हर बार तो 1/1 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते, तो मॉड अल्फा लेस देन 1 की कंडीशन लगा देते हैं। मॉड अल्फा लेस देन 1 की कंडीशन यहाँ पे लगा के आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया, आंसर मैच कर गया, कोई बात नहीं। बट ये जो मॉड अल्फा लेस देन वाली कंडीशन है ना, अगर आप नोटिस करते तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में आपको मेंशन ही कर रखी है। इनडायरेक्टली उसने क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर रखा है कि मॉड अल्फा हमेशा 1 से कम है। कैसे मेंशन कर रखा है? क्योंकि उसने बोला एलटीआई सिस्टम स्टेबल है। अगर एलटीआई सिस्टम स्टेबल है तो एचएन को एब्सोल्युटली समेबल होना पड़ेगा, और अगर एचएन एब्सोल्युटली समेबल होना चाहता है तो मॉड अल्फा को 1 होना ही पड़ेगा। तो ये मॉड अल्फा लेस देन 1 आपने नहीं निकाला, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो मुकुल का आंसर, आई थिंक मुकुल का जो क्वेश्चन था वो इस डिस्कशन के थ्रू अपने आप ही आंसर हो गया, करेक्ट? बोलो भाई, जल्दी बोलो, है ना? अगेन आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर आप निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि क्वेश्चन से हम कितनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और जो सिली मिस्टेक हमसे हो रही है उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, करेक्ट? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको प्रॉपर्टी आता है तो ये क्वेश्चन आप करेक्टली कर सकते हैं। चलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन सॉल्व करो यार, इसका आंसर बताओ। जिनको प्रॉपर्टीज आती है ये क्वेश्चन उनके लिए 30 सेकंड्स का है, सो विद इन 30 सेकंड्स यू हैव टू क्रैक दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो 30 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को क्रैक करिए और इसका आंसर निकालिए। बी ऑप्शन। चलो देखते हैं, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n। दोनों साइड का अगर आप बाईलैटरल z ट्रांसफॉर्म ले लो, x ऑफ z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x ऑफ z इनवर्स के बराबर। मतलब अगर इस x ऑफ z का 0, एक z इक्वल टू 0.5, j 0.25 है, इफ z इक्वल टू 0.5 प्लस j 0.25, एक 0 है, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि z और z इनवर्स रखने पे आपके x ऑफ z में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं इसको z इनवर्स भी रख दूं तो भी मेरे सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब दिस ऑल्सो हैज़ टू बी वॉट, सेम वैल्यू, क्योंकि अगर आप z इसमें पुट कर रहे हो या z इनवर्स पुट कर रहे हो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो मतलब अगर मैं z इक्वल टू 0.5 j 2.5 पुट कर दूं या z इनवर्स इक्वल टू पुट कर दूं, वहां से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी वन ऑफ द जीरोस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपको मिल जाएगा। अच्छा, 1 करके डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट पुट कर दो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है? तो डायरेक्ट उसने 1 के फॉर्म में आंसर दिया था, डायरेक्ट हम 1 के फॉर्म में आंसर कर देते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आपका xn इज इक्वल टू x माइनस n होता है तो उन सारे ही केसेस में
अगर आपका z इक्वल टू जेड नॉट एक पोल या जीरो है तो z इक्वल टू जेड इनवर्स भी एक पोल या जीरो हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो नोट लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये बड़े काम के नोट होते हैं, दोनों ही लिख लो। पहला कि अगर आपका x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n तो ऑब्वियसली x ऑफ z इक्वल टू x ऑफ z इनवर्स हो जाता है। यहाँ से पहला पॉइंट आता है कि if z इक्वल टू जेड नॉट इज अ पोल ऑब्लिक ज़ीरो देन z इक्वल टू जेड नॉट इनवर्स इज ऑल्सो पोल ऑब्लिक ज़ीरो, ठीक है। तो ये भी एक पोल या ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा। z इनवर्स वाला जो पॉइंट आप निकालोगे वो भी आपके पोल या ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो पहला पॉइंट होगा। इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है कॉन्जुगेट वाला, कि अगर आपका x ऑफ n इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट n, x कॉन्जुगेट n, ठीक है। z ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो मिल जाएगा x कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट। यहाँ से जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बोलते हो उसमें आप बोलते हो पहला कि इफ z इक्वल टू जेड नॉट इज पोल ऑब्लिक ज़ीरो देन z इक्वल टू जेड नॉट कॉन्जुगेट इज ऑल्सो पोल ऑब्लिक ज़ीरो, ठीक है। तो इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रैक कर सकते हो। एक तो माइनस n वाले पे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कभी कभी कॉन्जुगेट पे भी पूछा जाता है। बोल देगा कि आपका x ऑफ n रियल है, अगर x ऑफ n रियल है तो x ऑफ n x कॉन्जुगेट n के बराबर हो जाएगा। उन सारे ही केसेस में अगर z इक्वल टू जेड नॉट पे आपके पोल या जीरोज आते हैं तो z इक्वल टू जेड नॉट कॉन्जुगेट पे भी आपके पोल या जीरोज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा हमने, आंसर तो निकाल लिया, बट ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको मिल गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट विद इन 1 मिनट ट्राई टू क्रैक दिस क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन में पूछ रहा है आरओसी क्या होनी चाहिए गिवन जेड ट्रांसफॉर्म की। तो एक आपका है राइट साइडेड सिग्नल, आरओसी आउटवर्ड हो जाएगी। एक है लेफ्ट साइडेड सिग्नल, आरओसी हो जाएगी इनवर्ड। दोनों की आरओसीज अगर आप कंपेयर करते हो तो पहले वाली की आरओसी दिख रही है मॉड जेड ग्रेटर देन 1/9, दूसरे वाले के दिख रहे हैं मॉड जेड लेस देन 1/3। आंसर क्या हो जाएगा, 1/9 से ज़्यादा बट 1/3 से छोटा होगा, हो जाएगा। सो आई थिंक सी ऑप्शन एवरीवन इज कंफर्टेबल विद एंड एवरीवन कैन आंसर दिस सी ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको मैं 1 मिनट का ही टाइम दूंगा, नॉट मोर देन 1 मिनट यू नीड इन दिस क्वेश्चन। सो इन 1 मिनट यू कैन वेरी इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, सिंपल है ये क्वेश्चन। जिसको a टू द पावर मॉड n लिखना नहीं आता उनको मैं बता दूं, a टू द पावर मॉड n लिखने के लिए आप ऐसा लिखते हैं प्लस a टू द पावर माइनस n u माइनस n माइनस 1। ये आप जानते हैं सभी लोग कि यहाँ पे आपका n कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड होगा, 0 टू इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, मतलब दोनों मिलके माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की कवरेज दे देंगे आपको, ठीक है। तो दोनों ही मिलके आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की कवरेज दे देंगे। ये होता है आपका 0 टू इन्फिनिटी, दूसरा वाला होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। क्या आंसर आ रहा है सभी का, सी ऑप्शन सभी लोगों का आना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा 1/3 पावर मॉड n और दूसरा मेंशन कर रखा माइनस 1/2 पावर n u। दो चीज़ें आपको मेंशन कर रखी हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 1/3 पावर मॉड n कैलकुलेट करते हैं तो सभी लोग इसको लिख सकते थे 1/3 पावर n un। मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ ताकि मैं ये माइनस यहाँ पे कॉम्पनसेट कर पाऊँ। u माइनस n माइनस 1 है ना, बाय द सेम एक्सप्रेशन कि हम लोगों ने एक बार n को प्लस रखा होगा, एक बार n को माइनस रख दिया होगा, और ये माइनस माइनस एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। यहाँ से देखो जो आपको आरओसी मिलेगी वो मिल जाएगी मॉड z ग्रेटर देन 1/3, यहाँ से जो आरओसी मिलेगी वो मिल जाएगी मॉड z लेस देन 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिला, 1/3 से लेके 3 के बीच, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया। अब उसके बाद ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन था
यहाँ से आपको ROC कितनी मिल रही थी, मॉड z ग्रेटर देन 1/2। आपको पता है ROC निकालने के लिए मुझे R1 और R2 का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो अगर सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा R1 है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा R2, तो एक ROC आपको बोल रही है कि आपको 1/2 से ज़्यादा जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1/2 का एक पॉइंट बनाया, ठीक है। ROC चाहिए इससे ज़्यादा। दूसरा बोल रहा है कि आपका 1/3 से 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है आपका 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन 1/2 से ज़्यादा और 3 से कम। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन मेंशन कर रखा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। चलो ये क्वेश्चन तो हमने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में मेरा एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन है आप सभी लोगों से। पहले तो बताओ ये आंसर कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे इसको आपने अलग से डील कर लिया। ये खुद दो सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन था, तो पहले आपने यहाँ से ROC कैलकुलेट कर ली R1, ठीक है। फिर आपने यहाँ से ROC कैलकुलेट कर लिया R2, दोनों का सिंपली आपने क्या कर लिया, इंटरसेक्शन लिया, आपको फाइनल आंसर मिल गया। इसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, और छोटे से मॉडिफिकेशन के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। ये आंसर तो सबने निकाल लिया। मान लो क्वेश्चन ऐसा मेंशन किया होता, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मान लो क्वेश्चन ऐसा मेंशन किया होता, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सोचिए समझिए और आंसर बताइए। मान लो अगर वो दोनों पे ही मॉड लगा देता, एक पे तो पहले से ही मॉड था, दूसरे वाले पे भी अगर मॉड लगा देता, तो आपको आंसर कितना मिलता है। तो ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से आप सोचिए इस चीज़ को, कि यहाँ से आंसर आपको क्या मिलता है, 1/3 से लेके 3 के बीच में। यहाँ से आंसर आपको क्या मिलता है, 1/2 से लेके आंसर 2 के बीच में। तो इस बार अगर आप इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते ना, 1/3 से लेके 2 के बीच, 1/3 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, और 1/2 से लेके 2 के बीच में, तो देखो इंटरसेक्शन आपका सेकंड वाला ही सिग्नल मिल जाता है। ये दिख रहा सभी को। चलिए यहाँ से तो आपका आंसर आया था 1/2 से लेके z <2 के बीच में। बट अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर वो इस कैटेगरी में डालता, ठीक है, अगर इस कैटेगरी में डालता तो आपका आंसर कितना आता। फिर आप देखो यहाँ से नोटिस करते इस वाले से कि आपको मिलता मॉड z ग्रेटर देन 3 इंटरसेक्शन मॉड z लेस देन 1/3 विच इज़ 5। इसका मतलब आप बोलते हैं कि इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा इट डज नॉट एग्जिस्ट। समझिए ना, इसका भी वही हाल होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना मॉड पावर n वाले, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को अप्रोच किया करो। तो आप एक सिंपल सी चीज़ नोटिस कर पा रहे कि अंदर वाला जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर इसका मॉड आपका अंदर वाला जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ अगर इसका मॉड 1 से कम है, तो हमारे लिए ROC लिखना काफ़ी डायरेक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ से आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ, वो कंक्लूजन आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। नोट a⁴ मॉड n, इसकी जब भी आपको ROC लिखनी होती है तो आप सिंपली इसकी ROC लिख सकते हो मॉड a इफ मॉड a इज लेस देन, ठीक है। अदरवाइज आपका z ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ इसी केस में लिखना, समझ आ गया। तो आप सिंपली इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेना। जो भी a कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, a के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी मेंशन कर सकता था, यहाँ पे j डाल देता, ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम ही रहता है। मतलब ROC का आंसर आपका हमेशा सेम आता है। अगर j/3 भी अंदर डाल देता या कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डाल देता है, तो सारे के सारे ही केस में आपके आंसर सेम आते हैं, ठीक है ना। तो आप बस यहाँ पे याद रखना a कैन बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। ये तो हमने पहले ही देखा था कि z ट्रांसफॉर्म के केस में जहाँ जहाँ पे भी a वाले एक्सप्रेशन आप याद करते हो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, ठीक है। अरे भाई नो कॉमन ROC, इसमें यार क्या कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। कोई भी ऐसा नंबर बता सकते हो तुम जो 3 से बड़ा हो और 1/3 से छोटा हो। ये देखो कोई कॉमन ROC आ रही है, चेक कर लो
ऐसा खुद से सोच लो ना कि कोई ऐसा नंबर आ सकता है क्या जो 3 से बड़ा भी हो और 1/3 से छोटा भी हो, कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। या तो अगर तुम्हें इंटरसेक्शन बनाना है तो इंटरसेक्शन यहाँ पे बना के चेक कर लो। समझ आ गया सभी को? फाइन। तो आगे से ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली याद रखना कि कभी भी a टू द पावर मॉड n आता है तो पहले a को ही चेक कर लो। अगर उस a का मैग्नीट्यूड आपको कैसा मिलता है 1 से कम, उस केस में आप ROC लिख देना मॉड a से लेके मॉड 1/a तक रहेगा। और अगर वो ROC मॉड a आपका 1 से ज़्यादा हो जाता है उस केस में आप बोल देना कि उस पर्टिकुलर केस में Z ट्रांसफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर ROC हमेशा आएगी आपकी फाई या तो नल सेट। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शंस मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाल रखे हैं क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी लेंथी थे। तो आप एक बार पहले ये क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 2 - 3/4 Z इनवर्स। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन 2 - 3/4 Z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 - 3/4 1 - 3/4 Z इनवर्स प्लस 1/8 Z पावर -2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है मेंशन कर रखा है और उसके बेसिस पे कुछ और भी दिया है। सिर्फ इसने बोल रखा है डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन। तो जस्ट मैंने ट्रांसफर फंक्शन आपका यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ो और सही आंसर मुझे बताओ। ठीक है, तो देखो यार जैसा कि मैं बार बार आपको हर सेशन में बताता हूँ कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, जो बल्कि क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो 95% ऑफ द पेपर बनता है वो बहुत ही कॉमन सेंस का और बहुत ईजी पेपर बनता है। 5% पेपर होता है आपको ट्रैप करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बट हमारा काम क्या होना चाहिए, जितने हमारे ईजी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत एवरेज अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन से लगाए जा सकते हैं, उनको हम सारे के सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, बाकी फिर हमारे प्रिपरेशन के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर प्रिपरेशन और अच्छी होगी तो हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन भी क्रैक कर ले जाएंगे। अदरवाइज कम से कम हमारी रैंक तो एक रिस्पेक्टेबल रैंक आ जाए। ऐसा नहीं हो कि हमारी रैंक 10,000 आ रही है, 20,000 आ रही है, 500 के अंदर रैंक तो आई जानी चाहिए बहुत आराम से। चलो क्वेश्चन में बता दो अब तो यार, काफ़ी डायरेक्टली बता सकते हो। क्वेश्चन में पूछ रहा है सिस्टम इज स्टेबल एंड कॉजल फॉर द ROC। तो उसके लिए बस पोल निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे पोल सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे एक पोल दिख रहा है यहाँ पे 1/2 और दूसरा पोल दिख रहा है 1/4। ठीक है, तो 1/2 और 1/4 के दो पोल्स दिखे। अब सबसे पहला सिस्टम इज स्टेबल एंड कॉजल, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड में बोल रहा है सिस्टम इज स्टेबल बट नॉट कॉजल फॉर द ROC। स्टेबल कहाँ से हो जाएगा, ये तो गलत है क्योंकि यूनिटी सर्कल को इंक्लूड नहीं कर रहा है। सिस्टम इज नीदर स्टेबल नॉर कॉजल। अच्छा, नीदर स्टेबल नॉर कॉजल बोल रहे हैं तो सही बात है। S3 तो ठीक है, तो S1 और S3 आपका इसमें हो जाएंगे करेक्ट। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर नहीं बताया आप लोगों ने। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ना यार। Z = 1/2 दे रखा था तो ROC वगैरह बनाने की क्या जरूरत है। आप समझ ही पा रहे होगे कि 1/4 पे एक पोल आएगा, जैसे मॉड लोगे वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 पे एक पोल आएगा, जैसे मॉड लोगे वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 के बाहर जाओगे यूनिटी सर्कल इंक्लूड हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल। और आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल जाओगे तो आपका कॉजल हो जाएगा, तो कॉजैलिटी की भी यहाँ पे कंडीशन इंश्योर हो गई। सेकंड वाले में बोल रहा है मॉड Z < 4 के लिए सिस्टम स्टेबल होगा। कहाँ से हो जाएगा, यूनिटी सर्कल जब इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। थर्ड में बोल रहा है सिस्टम इज नीदर स्टेबल नॉर कॉजल। तो आपको पता है 1/4 से 1/2 के बीच में कॉजैलिटी तो होगी नहीं क्योंकि ये स्ट्रिप ROC बन रही थी। यहाँ से नॉन कॉजल H ऑफ N निकलेगा। और साथ के साथ हमें ये भी पता है यूनिटी सर्कल इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो आपका ये एक अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये नीदर स्टेबल तो दे रखा था, नॉर कॉजल भी दे रखा था, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। समझ आ गया ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सिंपल सा करेक्ट है। तो काफ़ी कम लोगों ने इसका आंसर दिया। ये तो अभी आपने कर ही लिया था। हाँ चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अगेन जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, आप देख रहे होगे कि Z ट्रांसफॉर्म में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें Z ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कोई बहुत हाई फाई चीज़ें लगानी पड़ रही हो। सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो यार और इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखो। इफ यू वांट द लेक्चर्स इन इंग्लिश देयर इज अनदर अनअकैडमी गेट इंग्लिश चैनल। ओके, so you can go on that channel, and on that particular channel every teacher is teaching in English language, whatever is the subject. For example, machine is also running in English, signal is also running in English, so you can follow Unacademy English. Okay, previously it was Unacademy Telugu, but now it has been renamed as Unacademy English. Fine, so there you will get each and every lecture in English.
though on this channel also some subjects are being conducted in English, but that depends on the time duration and that depends upon the course that you are attending. Fine, some subjects are in English, some in Hindi, but this particular batch, Ummeed batch, which is running, it is in English. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं. ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा है इन द फॉलोइंग नेटवर्क द स्विच इज क्लोज्ड एट t = 0 माइनस एंड सैम्पलिंग स्टार्ट्स एट t = 0. द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज. तो ये दे रखा है आपका सैम्पलर और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखी है 10 हर्ट्ज. तो ये क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा है, ये है आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज की, और ये 5 वोल्ट का सिग्नल दे रखा है. t = 0 पे ये स्विच को क्लोज कर रहे हैं. अब क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. तो ये सैम्पलर है, मतलब इसका यहाँ पे x ऑफ t मिलना चाहिए मुझे, है ना. तो ये सैम्पलर के इनपुट पे x ऑफ t मिलेगा, ये सैम्पलर x ऑफ t को x ऑफ n में कन्वर्ट कर देगा. जब आप x ऑफ t को x ऑफ n में कन्वर्ट कर दोगे फिर इसका z ट्रांसफॉर्म भी हम लोग निकाल लेंगे. ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर मैं एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर दूँगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो ब्लॉक डायग्राम है, इसको अगर मैं सिंपल से ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है सैम्पलर, फाइन, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक Z ट्रांसफॉर्मर. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक Z ट्रांसफॉर्मर. तो ये है हमारा पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन इस क्वेश्चन से कि हमें x ऑफ t से x ऑफ n तक जाना है, x ऑफ n से x ऑफ z तक जाना है. तो पहला काम है x ऑफ t को कैलकुलेट करना. इतना हिस्सा अगर आप बाहर निकाल दो तो एक सिंपल सा नेटवर्क का क्वेश्चन बन गया. ये आपको ±5 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, मैं क्लोज भी कर देता हूँ इस स्विच को, और डायरेक्टली इस पूरे के पूरे सर्किट को मैं एस डोमेन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं इनवर्स लेके डायरेक्टली x ऑफ t तक पहुँच जाऊँगा. तो ये x ऑफ s या x ऑफ t, जो भी आप इसको बोलना पसंद करें, ये हो गया आपका r और ये हो गया आपका 1/SC. इसको भी अगर कन्वर्ट करोगे तो जैसा मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में भी कि गलती क्या नहीं करनी है कि इस 5 वोल्ट को ज़्यादातर लोग 5 वोल्ट ही रखेंगे, बट नेटवर्क वगैरह में आपकी प्रैक्टिस होती है. जो आप सर्किट को पूरे के पूरे सर्किट को एस डोमेन में लेके जाते हो, तो जितनी भी डीसी सप्लाई होती है सारी की सारी डीसी सप्लाई को आप किस में कन्वर्ट करते हो, 5/S में, बिकॉज यू आर गोइंग इनटू यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो जितने भी कांस्टेंट सप्लाई दे रखी है आपको, सारी सप्लाई को आप 1/S के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत होगा नहीं. तो यहाँ से अगर आप x ऑफ s कैलकुलेट करते हैं, x ऑफ s आपको मिल जाता है 5/S इंटू r अपॉन r प्लस 1/SC. चेक कर लो यहाँ से आपको क्या मिल जाना चाहिए. तो ये मिल जाएगा आपको 5r अपॉन 1 प्लस SRC. ठीक है, एंड आई होप एवरीवन शुड गेट दिस वैल्यू इन दिस केस. तो जस्ट मैंने कुछ किया नहीं यार, 1 प्लस SRC को थोड़ा सा अरेंज करके SC को मैं ऊपर लेके चला गया. RC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. R कितना मेंशन कर रखा है, 200K, मतलब 2 × 10⁵. C कितना मेंशन कर रखा है, 10⁻⁻5. तो RC कितना आ जाना चाहिए, 2. RC की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए 2. रख देते हैं यहाँ पे, ये मिला 10/1 + 2s. SP यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 5 / S + 1/2. यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से x ऑफ t अपना कैलकुलेट कर सकता हूँ. दैट इज कमिंग आउट टू बी 5 × e⁻−t/2, है ना. तो मैंने ut वगैरह लगाना ठीक नहीं समझा क्योंकि यूनिलैटरल का क्वेश्चन था. ठीक है ना. तो यूनिलैटरल के क्वेश्चन में इस वजह से मैंने ut वगैरह यहाँ पे कुछ लगाया नहीं, तो मैंने बस लिख दिया 5 × e⁻−t/2. तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया. फिर इसके बाद ये पहले लेक्चर का क्वेश्चन हो गया. फर्स्ट लेक्चर में यही सीखा था हम लोगों ने कि कभी भी आप किसी भी कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में कैसे जाओगे. तो आपके पास मेंशन्ड है x ऑफ t = 5 × e⁻−t/2. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड पहले NTS लिखना पसंद करूँगा. तो ये हो गया 5 × e⁻−NTS/2. TS कुछ दिया है क्वेश्चन में, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दे रखी है, तो TS आपका हो जाएगा 1/10. आपको पता है कि इस x ऑफ NTS को आप x ऑफ n ही लिखने वाले हैं. इसको आप लिखोगे 5 e⁻n/20 या फिर 0.05 n. ये आपको मिलना चाहिए x ऑफ n. ठीक है, शायद क्वेश्चन में x ऑफ n पूछा था कहीं पे, फर्स्ट पार्ट में x ऑफ n पूछा, तो ये हमारा हो गया बी ऑप्शन. समझ आ गया ना सभी को.
तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखोगे ना तो क्वेश्चन आपसे लगाने में बहुत आसानी होगी। यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का केस था तो हमने यूटी वगैरह कुछ लगाया ही नहीं वहाँ पे, डायरेक्टली हमने 5 इंटू ई टू द पावर माइनस t/2 लिखा। और अगर आप लिखना चाहते तो आप ऐसा लिख सकते थे यहाँ पे कि दिस एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग इट फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस। यहाँ पे भी अगर आप लिखते सो यू वुड हैव गॉट NTS ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस। इसी को अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं यू वुड हैव रिटन इट एज n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस। ठीक है, तो बस ये वैल्यूज़ अगर आप चाहते तो साथ में कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, या फिर मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका कोई भी एक्स ऑफ टी किसी रेंज में दिया होता है तो रेंज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्स ऑफ एन। ठीक है, तो ये डिस्कशन ऑलरेडी अपना हुआ था। अब कुछ और भी पूछा है इस क्वेश्चन में, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसी का सेट ट्रांसफॉर्म पूछा है। तो आपके पास सिग्नल रहा ये, दिस वॉज योर सिग्नल एक्स ऑफ एन इक्वल टू 5 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.05 एन, ये सिग्नल था। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 0.05 ए टू द पावर एन। ठीक है, तो ये सिग्नल आपका बन गया ए टू द पावर एन। यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यूनिलैटरल निकालने के लिए आप इसमें यूएन से मल्टीप्लाई करोगे, और यूएन से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप एक्स ऑफ जेड कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए 5 इंटू जेड अपॉन जेड माइनस ई टू द पावर माइनस 0.05। आर ओ सी ऑब्वियसली राइट साइडेड आ जाएगी, ई टू द पावर 0.05 का माइनस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आप देखो सभी लोग इस चीज़ को देख भी पा रहे होगे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में सारा का सारा जो कहानी चल रही थी वो यूएलटी के अराउंड चल रही थी। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन के बस 2-3 डिफरेंट लेयर्स थे। इतना हिस्सा निकाल दो तो ये नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद सैम्पलर कर दो तो सिग्नल के बेसिक का हो गया, बाकी जेड ट्रांसफॉर्मर उसने लगा रखा है जस्ट टू कन्वर्ट एक्स ऑफ एन इंटू एक्स ऑफ जेड। ठीक, फाइन, चलो तो ये क्वेश्चन भी हमसे हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए यार, और अगले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस आपसे ज़्यादा है। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए यार, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना आंसर आना चाहिए। देखो इस वाले बैच में हम लोग DTFT, DTFS, DFT से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कल की क्लास ऑनवर्ड्स, क्योंकि कल की क्लास में जेड ट्रांसफॉर्म अपना खत्म होगा, फिर हम लोग DTFT, DFT और DTFS, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो टाइम अप, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में अगेन आपका एक्स ऑफ जेड मेंशन कर रखा है 0.5 जेड अपॉन जेड माइनस 2। देखो यही तो मेंशन किया, देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, 0.5 जेड से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मुझे मिल गया जेड माइनस 2। गिवन दैट द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक्स ऑफ जेड इंक्लूड्स द यूनिटी सर्कल। इसका मतलब इसका ROC कितना मेंशन कर रखा है उसने, यूनिटी सर्कल को अगर इंक्लूड करना है तो ROC मेंशन कर रखा मॉड जेड लेस देन 2। यस और नो? यस। आइए देखते हैं, यहाँ से अगर आप इसका एक्स ऑफ एन कैलकुलेट करते हैं तो एक्स ऑफ एन आपको मिलता है -0.5 2 पावर n u माइनस एन माइनस 1। चेक करिए और बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिंट भी दिया था कि आपको ROC ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि ROC के बारे में मेंशन क्या किया, ये पॉइंट था। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे एक्स ऑफ 0 की वैल्यू बता दो, आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एग्जिस्ट ही कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, n की वैल्यू यहाँ से निकाली -1, ये साइन था नेगेटिव, तो बताया -∞ से लेके -1 तक ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, तो -∞ से लेके -1 तक ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जब भी आप इसमें n = 0 डालोगे आंसर अपने आप क्या मिल जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना कि आपको बस ये दिख गया 5z अपॉन z माइनस 2 और आंसर लिख दिया डायरेक्टली 5 इंटू 2 टू द पावर n un और n = 0 डाल के आंसर बता दिया। वैसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसमें से केयरफुली आपको आंसर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ROC का एक अच्छा क्वेश्चन जो ROC की वजह से आप गलती कर सकते थे। करेक्ट, आ गया ना सबको समझ में? तो बहुत सारे लोगों ने इसका बी आंसर दिया। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको बताइए, फटाफट बताओ यार। इसमें भी आपको यू शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स। सो दिस क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स।
30 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को क्रैक करके बताइए। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ x1n plus x2n is this, then what is the region of convergence of x1n minus x2n? u of -1 is 0. Okay, u of -1 is 0. देखो un ऐसे डिफाइन होता है ना, what is un? It is 1 for n greater than or equal to 0, 0 for n less than or equal to -1. ठीक है, तो जब आप इसमें -1 डालोगे तो वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। इसका आंसर बताना कितना आ रहा है। देखो आपके पास दो सिग्नल्स हैं, ठीक है, दो सिग्नल्स अगर आपको दे रखे हैं, आप उनको जोड़िए या उनको घटाइए, उससे आरओसी पे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, है ना। एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से आपके आरओसी पे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो आरओसी आप इन दोनों सिग्नल्स को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, आरओसी हमेशा सेम रहेगा एंड दैट इज टी। समझ गए ना। तो अगर आपके पास x1n प्लस x2n के आरओसी है ना, तो x1n माइनस x2n के आरओसी भी सेम ही हो जाएगी। आप किसी भी सिग्नल के लिए लेके देख सकते हो, कोई भी एक रैंडम x1n चूज़ कर लो, कोई भी रैंडम x2n चूज़ कर लो, जिनकी कुछ कॉमन आरओसी आपको पता हो, आप उसमें x2n को माइनस x2n भी कर दोगे ना, तो भी आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देख के पता लग रहा है 5/6 से ज़्यादा होना चाहिए, 6/5 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, तो बहुत ज़्यादा डरने या कुछ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने क्रैश कोर्स और ये उम्मीद सेशन भी फॉलो करें ना, तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलो ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने किया था लाप्लास के लिए, अब सेम क्वेश्चन कर लेते हैं जेड के लिए। लाप्लास में बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अगर आपने नोटिस किया होता तो। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन आप करिए जेड के लिए। एक आपको दे रखा है कॉजल एलटीआई, कॉजल पहले ही मेंशन कर दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत केयरफुली होता है। पहले ही उसने मेंशन कर दिया कॉजल एलटीआई सिस्टम, कॉजैलिटी उसने इंश्योर कर रखी है। पूछ रहा है सिस्टम को स्टेबल भी करना है, तो सारे के सारे पोल्स कहाँ पे होने चाहिए, कॉजल भी चाहिए स्टेबल भी चाहिए। तो सारे के सारे पोल्स स्ट्रिक्टली एलएचपी के अंदर, सॉरी स्ट्रिक्टली यूनिटी सर्कल के अंदर लाई करने चाहिए, क्योंकि ये जेड ट्रांसफॉर्म का केस है। तो अगर मैं यहाँ से एच ऑफ जेड की कैलकुलेशन करता हूँ तो वो मुझे मिल जाता है -2 प्लस बीटा जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा जेड पावर -2, ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल रहा है -2 प्लस बीटा जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा जेड पावर -2, ये हमें मिल गया एच ऑफ जेड। अब पूछ रहा है सिस्टम स्टेबल चाहिए, तो सिस्टम स्टेबल करने के लिए आप ज़रा यहाँ पे देखिए पोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बीटा का तो कोई रोल ही नहीं है पोल में, तो पोल में सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, अल्फा। तो यहाँ से आपका z पावर -2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस विल बिकम 2/अल्फा। तो z स्क्वायर कितना हो जाएगा, α/2 -2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। वैसे तो लग रहा है कि इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है क्या। चलो जो दिया उसी से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से मॉड जेड कितना मिल जाएगा, √α/2। ठीक है, तो कम से कम हमने पोल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, कहाँ पे -1 होगा, किस जगह पे -1 होगा, यहाँ पे -1 चेक कर लेते हैं। अगर इसी से कैलकुलेट करते हैं, बाकी देखते हैं, बाद में डेटा चेंज करना होगा तो डेटा चेंज कर लेंगे। चलो एटलीस्ट यहाँ तक हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉजल प्लस स्टेबल। तो सिस्टम में बोल रहा है कॉजल प्लस स्टेबल चाहिए। तो कॉजल और स्टेबल होने के लिए कोई भी अगर आपका रूट आ रहा है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोल, तो वो हमेशा यूनिटी सर्कल के अंदर आना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन कर रखा। मान लो दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो α/2 हो जाएगा <1।
दोनों साइड की क्वांटिटीज पॉजिटिव थी तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अगर दोनों साइड की क्वांटिटीज पॉजिटिव हो ना तो डायरेक्ट आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा ही रखना, दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव थी तो यहाँ से मुझे दिख रहा है अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए 2 से कम, या इनफैक्ट अगर मॉड अल्फा की बात करो तो मॉड अल्फा आपका आना चाहिए मॉड 2 से कम। बीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मॉड अल्फा इज लेस देन 2 फॉर एनी वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है, क्योंकि बीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है बिकॉज बीटा इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द पोल। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पोल का कैलकुलेशन करो तो मॉड जेड आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। मैंने मॉड जेड लेस देन 1 किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने की वजह से अंडर रूट हट गया, इस 1 का स्क्वायर को तो 1 ही आप लिखोगे, ठीक है। तो मॉड अल्फा आपको हमेशा कितना मिल जाएगा? लेस देन 2। चेक करिए और बताइए, समझ आ गया ना? ठीक। तो इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, बट आपको क्वेश्चंस देखो, ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में आपके साथ होगा क्या। आप जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो एक आधी चीज़ें जल्दी जल्दी में मिस कर जाओगे। जब भी एग्जाम में आरओसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, जब भी एग्जाम में स्टेबल कॉजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लिया करो कि कहीं कॉजल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है या नहीं, स्टेबल की दे रखी है या नहीं, और अगर दे रखी है तो हमको उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो जितने भी आरओसी वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें हड़बड़ी में मत करना, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेना और थोड़ा सा देख लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है, उस हिसाब से आप रखना। वैसे अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को नोटिस करोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही अप्रोच के होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन आपके सेम अप्रोच के होते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा, इसमें बता दो आंसर क्या हो जाएगा। लेफ्ट साइडेड आपसे पूछा है तो बाहर माइनस आ जाएगा 0.2n, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक करिए और बताइए। अब देखो यहाँ पे बी और डी में फिर आपको गड़बड़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होता है कि अगर आप ए पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म लिखना चाहते हो तो बिल्कुल सेम जेड ट्रांसफॉर्म तभी मिलता है जब आप बाहर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाते हो और अंदर वाले एन को -n -1 से रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.